नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक रेनबो के 6th चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर यानी साहित्य के संदर्भ में पठन पाठन की स्टडी करेंगे। इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन समझेंगे और इसमें जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं उनको हम पाठ के साथ साथ में डील करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं अबाउट द लेसन में। इस निबंध के लेखक हैं लफकेडियो हर्न। लफकेडियो हर्न was an author of international fame and is best known for his writing about जापान। लफकेडियो हर्न, जिनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु 1904 में हुई थी, वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक थे और जापान के बारे में अपनी रचनाओं के लिए, अपनी राइटिंग्स के लिए जाने जाते थे। In this essay, Lafcadio Hearn defines the concept of reading with its meaning, process and aim। इस ऐसे में यानी इस निबंध के अंदर लफकेडियो हर्न पठन पाठन की अवधारणा को उसके अर्थ, उसकी प्रक्रिया और उसके लक्ष्य के साथ में परिभाषित करते हैं। यानी वो हमें ये बताते हैं कि पठन पाठन क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग बताते हैं, व्यापक संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, फिर इसकी प्रोसेस यानी इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए वो बताते हैं, और फिर इसका एम यानी इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए वो हमें बताते हैं। द ऑथर मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मोटिव्स ऑफ ए ग्रेट क्रिटिक एंड अ कॉमन पर्सन। और साथ ही लेखक एक महान समालोचक और एक जो कॉमन आम आदमी जो है उनके उद्देश्यों के बीच में भेद करते हैं। यानी आम आदमी किसी चीज़ को, किसी साहित्यिक रचना को किस प्रकार पढ़ते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है, और एक समालोचक, क्रिटिक, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी चीज़ों की समालोचना करते हैं, उनका किसी साहित्य को पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है, क्या दृष्टि होती है, इसके बीच में भेद करते हैं। ही स्टेट्स, वह बताते हैं, वह यानी यहाँ पे लेखक लफकेडियो हर्न, that a great and scientific book contains universal truth and sublime ideas that are applicable in every age। वो कहते हैं कि एक जो महान और वैज्ञानिक पुस्तक होती है, वैज्ञानिक मतलब सिर्फ विज्ञान से संबंधित न होकर सभी विज्ञानों से, सभी क्षेत्रों से, कलाओं से संबंधित, तो एक जो महान किताब होती है उसके अंदर एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है यानी सार्वभौमिक सत्य छिपा होता है। यानी वो पुस्तक जो है किसी एक स्थान पर ही महत्वपूर्ण न होते हुए सभी जगह उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। एंड सबलाइम आइडियाज, और पुस्तक के अंदर उत्कृष्ट विचार होते हैं, सबलाइम आइडियाज होते हैं, देट आर एप्लीकेबल इन एवरी एज, जो प्रत्येक युग में, एज का मतलब यहाँ पे युग से, प्रत्येक युग में, हर युग में लागू होते हैं। एट एवरी एडिशनल टाइम अ ग्रेट बुक unfolds to the reader a new meaning and interpretation that leaves a permanent impression on his her mind। और साथ ही लेखक इसमें बताते हैं कि आगे आने वाले हर समय में एक महान पुस्तक एक ऐसा नया अर्थ और एक ऐसी नई व्याख्या पाठक के समक्ष उजागर करती है, प्रकट करती है, जो उसके मस्तिष्क पर, उसके दिमाग पर स्थायी प्रभाव छोड़कर जाती है। यानी वो पुस्तक जो है उसका प्रभाव जो है वो स्थायी रहता है, प्रत्येक युग में रहता है, और नए पाठकों के समक्ष नए नए उसकी व्याख्याएं, नए नए अर्थ जो है वो प्रकट होते रहते हैं। तो आइए हम लाइन बाय लाइन इस लेख का, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, साहित्य के संदर्भ में पठन पाठन। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड, बहुत कम लोगों को पता है कैसे पढ़ा जाए। यहाँ हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए का मतलब ये नहीं है कि हम जो छपे हुए अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वाक्य हैं, वो पढ़ पाएँ। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि किस प्रकार का साहित्य पढ़ा जाए और किस प्रकार से उसको धारित किया जाए, इसके संदर्भ में हाउ टू रीड। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी अक्वायर्ड। कंसिडरेबल का मतलब होता है पर्याप्त, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। यानी पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है किससे पहले, बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी अक्वायर्ड,
इससे पहले कि रुचि और भेद करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। यानी कोई व्यक्ति है और वो साहित्य के संदर्भ में अपनी रुचि डेवलप करना चाह रहा है, और साहित्य के संदर्भ में वो विभेद करने की शक्ति प्राप्त कर ले कि कौन सा साहित्य जो है वो किस तीव्रता का है, किस उसमें क्या अच्छाइयाँ छुपी हुई है। इससे पहले यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि बहुत सारा अनुभव, पर्याप्त अनुभव चाहिए साहित्य के क्षेत्र में। खूब सारा साहित्य उस व्यक्ति के पढ़ा हुआ होना चाहिए। एंड और विदाउट दीज, इसके बिना, इनके बिना, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। यह लगभग असंभव है कि आप जान पाए कि कैसे पढ़ा जाए। यानी जब तक आपके अंदर साहित्य में भेद करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, आप साहित्य के संदर्भ में अपनी रुचि जो है वो स्थापित नहीं कर लेते हैं, उसके बिना यह सीखना लगभग असंभव है कि कैसे पढ़ा जाए। तो इसका मतलब यहाँ लेखक का हाउ टू रीड जो है, कैसे पढ़ा जाए, ये व्यापक संदर्भ में है। इसका अर्थ जो है वो साहित्य की गहराई में छिपा हुआ है। आई से, मैं कहता हूँ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है। लेखक ने पिछली लाइन में कहा था कि लगभग असंभव है, तो लेखक ने कहा कि मैंने लगभग असंभव क्यों कहा है? सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो लेखक कहते हैं कि मैंने लगभग असंभव इसलिए कहा क्योंकि कुछ बिरले लोग होते हैं, कुछ रेयर लोग होते हैं, रेयर का मतलब दुर्लभ, विरले, कुछ विरले लोग होते हैं जो अपनी विरासत में प्राप्त साहित्यिक अंतः प्रेरणा के माध्यम से 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पूर्व ही अच्छी प्रकार से पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। यानी वो साहित्य में विभेद करना जान जाते हैं, साहित्य की वो रुचि डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट है, इनहेरिटेड का मतलब होता है उनको विरासत में, उनको जन्मजात ये चीज़ें प्राप्त होती है, और लिटरेरी इंस्टिंक्ट होती है, ये सहज बोध होता है फिर साहित्य के प्रति। उनको एक आंतरिक रूप से इस बारे में पहले से जानकारी होती है उनकी विरासत के माध्यम से कि कौन सा साहित्य किस प्रकृति का है। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये बहुत बड़े अपवाद होते हैं, यानी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 25 वर्ष की आयु से पूर्व अपनी साहित्यिक अंतः प्रेरणा, सहज बोध के द्वारा, अपनी विरासत के द्वारा साहित्य को समझ लेते हैं। लेकिन ये बड़े अपवाद होते हैं, और लेखक कहते हैं कि मैं तो सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, सामान्य लोग जो है इस स्तर पर नहीं पहुँच पाते। तो आगे लेखक कहते हैं, For to read the characters of the letters of the text does not mean reading in the true sense। क्योंकि लेखक कहते हैं कि किसी पाठ के अक्षरों की लिपि को पढ़ लेना ही सच्चे अर्थ में, सही अर्थों में पढ़ना नहीं है। आप लिपि पढ़ पा रहे हैं, आप जो लिखा हुआ है वो पढ़ पा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए, वो नहीं है। You will often find yourselves reading words or characters automatically, even pronouncing them quite correctly, while your minds are occupied with a totally different subject। यहाँ लेखक कहते हैं कि आप जो हैं स्वयं को भी प्रायः ऑटोमेटिक तरीके से शब्दों और लिखावट को पढ़ते हुए पाएंगे, स्वचालित तरीके से। आपका ध्यान कहीं और है, आप किताब पढ़ रहे हैं, स्वचालित तरीके से आप शब्द पढ़ रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं, लिखावट पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि उनका बिल्कुल सही सही प्रोनंसिएशन करते हुए भी, यानी उच्चारण करते हुए भी आप अपने आप को पाएंगे। आपका ध्यान हो सकता है कहीं और हो, जबकि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से अलग विषय में व्यस्त होता है, आप कहीं और सोच रहे होते हैं। आप पढ़ रहे हैं किताब को, आप उसका उच्चारण भी सही कर रहे हैं, शब्द और वाक्य विन्यास को बिल्कुल ढंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस समय आपका मन कहीं हो, आपका दिमाग जो है किसी और स्थान पर हो। This mechanism of reading becomes altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention। तो ये जो हमारे शरीर में मैकेनिज्म डेवलप होता है, ये एक जो प्रक्रिया डेवलप होती है, तो पढ़ने की ये प्रक्रिया जीवन के प्रारंभिक काल में ही पूरी तरह से ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, और इसे बिना किसी ध्यान के भी संचालित किया जा सकता है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़ते रह सकते हैं।
Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement, or in other words, to read a book for the story. और यहाँ लेखक आगे कहते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए आप किसी अवतरण के नरेटिव भाग को यानी कथात्मक भाग को निकाल लेने को, या दूसरे शब्दों में किसी पुस्तक को कहानी के लिए पढ़ने को भी लेखक जो है वो पढ़ना नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ये पढ़ना नहीं है, मैं इसको पढ़ना नहीं मानता। टू रीड अ बुक फॉर द स्टोरी, तो फॉर द स्टोरी के लिए पढ़ना यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने को लेखक पढ़ना नहीं मानते। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way. और फिर भी तथापि संसार में जो ज़्यादातर रीडिंग की जाती है, रीडिंग का कार्य जो किया जाता है उसमें अधिकांश बिल्कुल इसी तरह से किया जाता है। यानी लोग जो है मनोरंजन के लिए या कोई स्टोरी के लिए पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day by people who do not read at all. लेखक कहते हैं हजारों हजारों की संख्या में पुस्तकें जो है खरीदी जाती है हर वर्ष, हर महीने। और लेखक कहते हैं मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हर दिन। और किनके द्वारा? बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, ऐसे लोगों के द्वारा जो किताबें पढ़ते ही नहीं है, जिनको पढ़ने का तरीका जो है वो नहीं आता है, वो नहीं जानते कि कैसे पढ़ा जाए। तो ऐसे लोगों के द्वारा हजारों हजारों किताबें प्रतिवर्ष ही नहीं, प्रतिमाह ही नहीं, प्रतिदिन खरीदी जाती हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वे सिर्फ सोचते हैं कि वे पढ़ते हैं, उनको लगता है कि वो पढ़ते हैं, लेकिन वो वास्तविक अर्थ में नहीं पढ़ते हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, वे सिर्फ अपने को अम्यूज करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए पुस्तकें खरीदते हैं। टू किल टाइम एज दे कॉल इट, जैसे लोग कहते हैं कि समय काटने के लिए। टू किल टाइम का मतलब हो गया समय काटना, समय व्यतीत करना, टाइम पास करने के लिए। तो टाइम पास करने के लिए जैसा कि वो इसे कहते हैं और किताबें खरीदते हैं, उनको पढ़ते हैं। इन 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages, और 1-2 घंटों में, 1 घंटे में या 2 घंटों में उनकी आंखें जो है सभी पेजेस पर, सभी पृष्ठों पर घूम चुकी होती हैं। यानी 1-2 घंटों में कई लोग ऐसे हैं जो किताबें पढ़ लेते हैं 1-2 घंटे में। लेकर कहते हैं ये पढ़ना नहीं है। एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड्स अ वेग आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, और जो 1-2 घंटों के अंदर उन्होंने जो पढ़ा उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है, जिसे वे देख रहते हैं, और उसके बारे में कोई एकाध वेग यानी अस्पष्ट जानकारी उनके दिमाग में रह जाती है, और इसे ही वे पढ़ना मान लेते हैं। उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी उनको रह नहीं पाती है। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और इसे वे वास्तव में पढ़ना मानते हैं। वो कहते हैं कि ये पढ़ना है। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड हैव यू रीड सच ए बुक, और टू हियर समबडी से आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक। आपने देखा होगा कि इससे ज़्यादा सामान्य प्रश्न कोई हो नहीं सकता कि क्या आपने वो पुस्तक पढ़ी है, अमुक पुस्तक पढ़ी है, या फिर किसी को ऐसा कहते हुए आपका सुनना कि मैंने ये पुस्तकें मैं पढ़ चुका हूँ, इन पुस्तकों को मैं पूरी तरह से पढ़ चुका हूँ। तो ये बातें हम सुनते रहते हैं। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग सीरियसली बात नहीं करते, गंभीरता इनके बातों में नहीं होती है। Out of 1,000 persons who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading. लेखक कहते हैं कि हजारों ऐसे लोगों में से जो कहते हैं कि मैंने यह पढ़ लिया है, मैंने वह पढ़ लिया है, शायद एक भी ऐसा नहीं होता है जो कुछ भी उसने पढ़ा है उस पर कोई सुनने योग्य विचार वो व्यक्त कर पाए। यानी वो इतना सक्षम नहीं होता, इतना योग्य नहीं होता है कि उसने जो किताबें पढ़ी है उसमें से कोई ऐसी बातें वो बता पाए जो सामने वाले के व्यक्ति के सुनने योग्य हो, जो वास्तव में उसने पढ़कर और विवेचना करके और समालोचना करके उन बातों को निकाला हुआ, ऐसा नहीं होता है। मैनी एंड मैनी अ टाइम आई हियर स्टूडेंट्स से
that they have read certain books. और लेखक आगे कहते हैं कि अनेक बार मैंने विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुना है कि वे ये किताबें पढ़ चुके हैं. But if I ask them some questions regarding the books, I find that they are not able to make any answers, or at best they will only repeat something that somebody else has said about what they think that they have been reading. और लेखक आगे कहते हैं कि यदि मैं उन पुस्तकों के संबंधित कोई प्रश्न उनसे पूछता हूँ, यानी विद्यार्थियों से पूछता हूँ, तो पाता हूँ कि वो कोई या तो उत्तर नहीं दे पाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी ऐसी बात को दोहराते हैं जो कोई अन्य व्यक्ति इस बारे में ऐसा कुछ कह चुका हो. उसी बात को वो दोहरा चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि वो पढ़ रहे हैं. तो यानी पुस्तकों के बारे में उनका जो अध्ययन है वो समुचित नहीं है, समीचीन नहीं है. बट दिस इज़ नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, इट इज़ इन ऑल कंट्रीज़ द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स. लेकिन ऐसा केवल विद्यार्थियों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं है. हर एक देश की अधिकांश जो जनता है वो इसी तरह से पुस्तकों को पढ़ती है, इसी तरह से पुस्तकों को निगलती है. डिवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना. यहाँ है कि जल्दी जल्दी पुस्तकों का अध्ययन कर लेना, काम चलाओ अध्ययन कर लेना. इसको लेखक पढ़ना नहीं मानते हैं. आई वुड से दैट the difference between the great critic and the common person is chiefly that the great critic knows how to read and that the common person does not. यहाँ लेखक देखिए महान समालोचक और सामान्य व्यक्ति में अंतर बताते हुए कहते हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि एक महान समालोचक, ग्रेट क्रिटिक, और एक सामान्य व्यक्ति में मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि एक ग्रेट क्रिटिक जो होता है, महान समालोचक जो होता है, वो जानता है कि कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड, और इस बात को सामान्य व्यक्ति नहीं जानता. नो मैन इज रियली एबल टू रीड अ बुक हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक. और इस पूरे पैराग्राफ का सार बताते हुए यहाँ लेखक कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वो वास्तव में पुस्तक पढ़ने में समर्थ नहीं होता है. नॉट एबल टू रीड अ बुक, कोई पुस्तक पढ़ने में समर्थ नहीं होता है जो पुस्तक की विषय वस्तु के संबंध में अपने मौलिक विचार व्यक्त न कर सके, अपने ओरिजिनल ओपिनियन जो है उस पुस्तक के कंटेंट के बारे में, विषय वस्तु के बारे में अगर प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसने उसको ढंग से नहीं पढ़ा है और उसको नहीं पता है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए. तो सामान्य व्यक्ति जो है वो अधिकांशतः लेखक के अनुसार पुस्तक को पढ़ना, साहित्य को पढ़ना नहीं जानते हैं. नो डाउट you will think that this statement of the case confuses reading with study. No doubt यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सोचेंगे कि प्रस्तुत विषय के संबंध में यह कथन पठन और अध्ययन के बीच में भ्रम पैदा करता है ना. confuses reading with study यानी आपको रीडिंग के बारे में और स्टडी के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है. इसको आगे क्लेरिफाई करते हुए लेकर कहते हैं, यू माइट से, आप कह सकते हैं, when we read history or philosophy or science, then we do read very thoroughly, studying all the meanings and bearing of the text slowly and thinking about it. यानी जब हम इतिहास, दर्शन शास्त्र अथवा विज्ञान पढ़ते हैं तो हम उस विषय के पूरे शब्दार्थों, मीनिंग्स और अभिप्राय का अध्ययन करते हुए और इसके बारे में सोचते हुए धीरे धीरे विस्तार से पठन करते हैं. एक एक चीज़ हम पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग समझते हैं, अर्थ समझते हैं. तो लेखक कहते हैं कि दिस इज़ अ हार्ड स्टडी, ये एक गहन अध्ययन होता है. हार्ड स्टडी है ये रीडिंग नहीं है, स्टडी है ये. बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी और अ पोएम आउट ऑफ क्लास आवर्स, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट. किंतु क्लास आवर्स से अलग हटकर, यानी हमारे जो सिलेबस से अलग हटकर, कक्षा के घंटों से अलग हटकर जब हम कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं तो हम मनोरंजन के लिए उसको पढ़ते हैं, अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं. अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ लेखक अंतर बताते हुए कहते हैं कि अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन और स्टडी यानी हमारा जो अध्ययन है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं. आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस. मुझे ऐसा नहीं पता कि आप सब लोग भी ऐसा ही सोचते हैं.
बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन युवा जो है वो ज़्यादातर ऐसा ही सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, every book worth reading ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read, not simply for amusement, and every book worth reading should have the same amount of value in it that a scientific book has, though the value may be of a totally different kind. For after all, a good book of fiction or romance or poetry is a scientific work. It has been composed according to the best principles of more than one science, but especially according to the principles of the great science of life, the knowledge of human nature. देखिए एक पूरा सेंटेंस यहाँ जाके ये समाप्त होता है, इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो लेखक कहते हैं कि वास्तव में जो फैक्ट जो है वो ये है कि एवरी बुक वर्थ रीडिंग ought टू बी read in precisely the same way that a scientific book is read. हर पढ़ने लायक पुस्तक ठीक उसी तरह से पढ़ी जानी चाहिए जैसे कोई विज्ञान संबंधी पुस्तक पढ़ी जाती है। जैसे विज्ञान की पुस्तक का हम गहन अध्ययन करते हैं, उसी तरह से हर जो पठन योग्य पुस्तक होती है उसका हमें गहन अध्ययन करना चाहिए, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। And every book worth reading should have the same amount of value in it that a scientific book has, though the value may be of totally different kind. और साथ में लेखक कहते हैं कि प्रत्येक पठनीय पुस्तक का उतना ही महत्व होना चाहिए, उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितना कि किसी विज्ञान संबंधी पुस्तक का, यद्यपि यह महत्व पूरी तरह से भिन्न प्रकार का हो सकता है। क्योंकि विज्ञान संबंधी पुस्तक का महत्व वैज्ञानिक तौर पर होता है, लेकिन अन्य जो जितने भी संकाय है, अन्य जो विषय हैं, उनका महत्व अपने अपने क्षेत्रों में होता है। फॉर आफ्टर ऑल, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क, क्योंकि लेखक के अनुसार एक आखिरकार जो एक अच्छी किताब होती है जो कथा साहित्य से संबंधित हो या प्रेमाख्यान से, रोमांस से संबंधित हो, तो काव्य की कोई भी अच्छी पुस्तक हो वो वैज्ञानिक कृति ही होती है, उसका विज्ञान थोड़ा अलग होता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड according to the best principle of more than one science, but especially according to the principle of the great science of life, the knowledge of human nature. तो इसकी रचना जो है वो विविध विज्ञानों के, एकाधिक विज्ञानों के श्रेष्ठतम सिद्धांतों, विशेष रूप से जीवन के महान विज्ञान के सिद्धांतों व मानव स्वभाव की ज्ञान के अनुसार ही होती है। यानी उनकी रचना जो होती है वो एक, उसका भी साइंस जो है वो ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ से संबंधित है। जीवन का जो महान विज्ञान है उसके ऊपर ये किताबें आधारित होती है, और जो द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य की जो प्रकृति है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसके ऊपर उसका ज्ञान आधारित होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट अ बुक ought नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। पहली बात जो किसी स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि कोई पुस्तक मात्र अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। जो आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और इसके लिए उन्हें दोषी भी नहीं माना जा सकता। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वे श्रेष्ठ साहित्य से जुड़े हुए जो डीपर क्वालिटीज़ हैं, गंभीर गुण हैं, उसको वो पहचानने में असमर्थ होते हैं। वो इतने समर्थ ही नहीं होते हैं कि वो उन गंभीर गुणों को, उन डीप क्वालिटीज़ को पहचान पाए। बट अ यंग मैन who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement, and once the habit of discipline has been formed he will find it impossible to read for mere amusement. आगे लेखक कहते हैं कि एक ऐसा युवक जिसने यूनिवर्सिटी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, शुरू में ही वो स्वयं को कभी भी सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए न पढ़ने के लिए अनुशासित कर लेना चाहिए। यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ना नहीं चाहिए उसे। इस तरह से वो अपने आप को तैयार कर ले, अनुशासित कर ले, और जब एक बार अनुशासन की आदत उसमें बन जाएगी, उसे सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ना असंभव लगेगा, इम्पॉसिबल लगेगा टू रीड फॉर mere amusement. He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food
एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट। और उसके बाद में उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा, फिर वह ऐसी किसी भी पुस्तक को जिससे उससे इंटेलेक्चुअल प्रेरणा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, उसे कोई बौद्धिक प्रेरणा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी किसी पुस्तक को जो उसके अंदर की उच्च स्तरीय भावनाओं और उसकी वृद्धि को अच्छी नहीं लगती है, वो उसको अधीरता पूर्वक फेंक देगा, वो उसको बाइकआउट कर देगा, उसे हटा देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि मनोरंजन के लिए पढ़ना हजारों लोगों के लिए एक आदत सी बन गई है, ठीक वैसी आदत बन गई है जैसे शराब पीना या अफीम का सेवन करना। ओपियम का मतलब होता है अफीम। इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, ये उनके लिए एक नारकोटिक यानी एक नशा, गहरा नशा होता है, जिसे उपविश भी कहते हैं, उपविश की भांति हो गया है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, कोई ऐसी चीज़ जो समय गुजारने में उनकी मदद करती है। समथिंग दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें लगातार स्वप्न की अवस्था में बनाए रखती है, वो स्वप्न में रहते हैं आम जो वास्तविकता है उससे दूर होते हुए। Something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface part of the mind, और कोई ऐसी चीज़ जो अंत में उनके विचार की संपूर्ण क्षमता को नष्ट कर देती है, जो दिमाग के सिर्फ सतही भागों को ही अभ्यास प्रदान करती है, गहराई तक नहीं जाती है। एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और भावनाओं के जो गहरे स्रोत हैं, ज्ञान की जो उच्च स्तरीय शक्तियां हैं, उनको वो बेकार छोड़ देती है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं होता है और वो व्यक्ति जो है सिर्फ सतही ज्ञान तक सीमित रह जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वॉन्ट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। किसी भी महान पुस्तक की कसौटी है, उसका एक टेस्ट होता है कि क्या हम उसे केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक से अधिक बार, मोर देन वंस, पढ़ना चाहते हैं। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। और वस्तुतः किसी महान पुस्तक को हम दूसरी बार पहली बार से भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। देखिए, वी वांटेड टू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम में हमने जितना उसको पढ़ना चाहता, सेकेंड टाइम हम उससे ज़्यादा इसको पढ़ना चाहते हैं। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और हर अगली बार जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें नया अर्थ हमें निकल के सामने आता है, हमारे सामने नया सौंदर्य हम इसके अंदर पाते हैं, नई ब्यूटी इसके अंदर से निकल कर आती है। A book that a person of education and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much, और वह पुस्तक अधिक उपयोगी नहीं हो सकती जिसे कोई अच्छी शिक्षा और रुचि वाला आदमी एक बार से ज़्यादा पढ़ने की परवाह नहीं करता है। यह संभव है, यानी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक रुचि डेवलप जिसकी हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरी बार उसको पढ़ने के लिए अगर उपयोगी नहीं पाता है तो हो सकता है कि वह पुस्तक जो है वो वास्तव में उपयोगी न हो, उसके अंदर गहरी क्वालिटीज़ न हो। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल। लेकिन ये विचार करने योग्य बात है कि हम किसी एक व्यक्ति के निर्णय को इनफॉलिबल यानी अचूक नहीं मान सकते। ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है वो बड़ा आलोचक रहा हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन वो भी कई बार गलती कर जाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के निर्णय को मानकर हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। वह विचार जो किसी पुस्तक को महान बनाता है वो बहुत सारे लोगों का विचार होना चाहिए। किसी एक का विचार सुनकर हम किसी पुस्तक को बुरा कह दें, किसी एक के विचार को सुनकर हम किसी पुस्तक को अच्छा कह दें, ये ठीक नहीं है। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टन डलनेस, क्योंकि जो महानतम आलोचक हैं उनमें से भी कई जो हैं
वो विशिष्ट संकीर्ण मानसिकता होने की संभावना उनमें भी रहती है, सर्टन डलनेस उनके अंदर भी रहती है, कई बार वो भी गलती कर जाते हैं। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, जैसे एक महान क्रिटिक हुए थे कार्लाइल, और एक महान कवि हुए थे ब्राउनिंग, महान लेखक साहित्यकार, लेकिन कार्लाइल ब्राउनिंग को सहन नहीं कर सकते थे, ब्राउनिंग की रचनाएं उन्हें पसंद नहीं आती थी। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राउनिंग महान लेखक नहीं थे, सिर्फ कार्लाइल के व्यू के अंदर वो एक अच्छे लेखक नहीं थे, लेकिन ब्राउनिंग ने अंग्रेजी साहित्य के अंदर महान कार्य किए थे। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट, इसी प्रकार से एक क्रिटिक हुए थे बायरन, और वो भी बहुत सारे जो अंग्रेजी के महान कवि थे उनको वो सहन नहीं कर पाए, वो उनकी रचनाओं को वो सही ढंग से अवलोकित नहीं कर पाए और उसमें वो कमियां ही निकालते रहे। अ मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, अनेक पुस्तकों का विश्वसनीय आकलन करने के लिए किसी व्यक्ति को बहुमुखी होना चाहिए, मैनी साइडेड होना चाहिए। मैनी साइडेड मतलब बहुमुखी, तभी वह बहुत सारी पुस्तकों का सही ढंग से आकलन कर पाएगा। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, और हम जो हैं कभी कभी किसी समालोचक के निर्णय पर संदेह कर सकते हैं, हमें उसका निर्णय पसंद ना आए। बट देर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, लेकिन पीढ़ियों के निर्णय के संबंध में कोई संदेह संभव नहीं है। पीढ़ियों ने जिस पुस्तक को सराहा है, जिसकी वाहवाही की है, उसके उस निर्णय को हम पलट नहीं सकते हैं, उसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। Even if we cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years, we may be sure that by trying, by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise. जैसे कि चाहे हम तुरंत किसी ऐसी पुस्तक में कुछ भी अच्छी अनुभूति न कर सकें जिसकी सैकड़ों वर्षों से प्रशंसा और सराहना की जाती रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पुस्तक है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशंसा मिली है, सराहना मिली है, जिसको महान पुस्तक बताया गया है, और हमने उसे पढ़ा, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा उसमें, हम उस पुस्तक की जो वास्तविक क्वालिटी जो उसको समझ नहीं पाए होंगे। तो इसमें लेखक कहते हैं कि ठीक है कि हम इसमें आश्वस्त रह सकते हैं कि प्रयास करके हम इसमें थोड़ी कोशिश करें और सावधानी पूर्वक इसका दोबारा हम अध्ययन करके कम से कम इस प्रशंसा और सराहना का कारण महसूस करने में समर्थ हो सकते हैं। हमें ज़रूर पता चलेगा धीरे धीरे कि क्यों इसकी इतनी प्रशंसा हुई है, क्यों इसकी इतनी सराहना मिली है। द रीज़न ऑफ दिस एडमायरेशन एंड प्रेज, इसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली। और लेखक कहते हैं कि गरीब आदमी के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पुस्तकालय वह पुस्तकालय होगा जिसमें मात्र ऐसी ही महान पुस्तकें हों। बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऐसी किताबें जिन्होंने समय की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। टेस्ट ऑफ टाइम, ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है, समय की परीक्षा, उसको जो किताबें पास कर जाती है वो महान पुस्तकों की श्रेणी में आती है। दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, और चयन में, पठन सामग्री के चयन में ये हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होगा, गाइड होगा। We should read only the books we want to read more than once, nor should we buy any others unless we have some special reason for so investing money. हमें केवल वही पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिन्हें हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहते हैं, और हमें तब तक कोई अन्य पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि हमारे पास इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने का कोई विशेष कारण ना हो, धन को व्यय करने का कोई विशेष कारण ना हो। The second fact demanding attention is the general character of the value that lies hidden within all such great books. और ध्यान देने योग्य दूसरा जो इसमें फैक्ट है, तथ्य है, वो है उपयोगिता का वह सामान्य गुण जो इस प्रकार की सभी महान पुस्तकों में छिपा रहता है। इस प्रकार की सभी महान पुस्तकें उपयोगी सिद्ध हो। They never become old, their youth is immortal. वो कभी वृद्ध नहीं होती, पुरानी नहीं होती, और उनका ये जो यौवन है उनकी वो अमर रहता है, वो इमोर्टल हो जाती है ये किताबें। A great book is not apt to be comprehended by a young person at the first reading
एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे। और जो महान पुस्तक होता है, महान पुस्तक जो होती है, उसको कोई भी युवक पहले पठन में, पहली रीडिंग में नहीं समझ सकता है। वह इसे मात्र सतही तौर पर ही समझ पाता है, सिर्फ ऊपरी ऊपर सुपरफिशियल तरीके से ही उसको समझ पाता है। ओनली द सरफेस द नरेटिव इज एब्जॉर्ब्ड एंड इंजॉयड। केवल सतही तौर पर उसका जो नरेटिव होती है, उसकी जो कहानी होती है, वो उसको समझ में आ जाती है और उसका वो आनंद ले लेता है। लेकिन उसके गहरे जो अर्थ हैं, गहरे मूल्य जो है, उसको वो पहली रीडिंग में समझ नहीं पाता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। और कोई भी युवक जो है शायद प्रथम पठन में, पहली रीडिंग में किसी महान पुस्तक के गुणों को नहीं देख सकता। रिमेंबर दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक। और ये याद रखें कि बहुत से मामलों में ह्यूमैनिटीज़ को सैकड़ों वर्ष लगे, मानवता को, लोगों को सैकड़ों वर्ष लगे कि उन महान पुस्तकों के सब गुणों का पता लगाने में जो उसके अंदर निहित हैं। यानी बहुत सारी महान पुस्तकें ऐसी हैं जिनके गुणों को अनफोल्ड होने में सैकड़ों साल लगे हैं। सैकड़ों सालों में व्यक्तियों ने उनमें नई नई बातें ढूंढी हैं, नई नई खोजें की हैं। द बुक that delighted us at 18, if it be a good book, will delight us much more at 25, and it will prove like a new book to us at 30 years of age। किसी ऐसी पुस्तक जिसने हमें 18 वर्ष की उम्र में आनंद प्रदान किया था, यदि वह अच्छी पुस्तक है तो 25 वर्ष की उम्र में वो और ज़्यादा आनंद प्रदान करेगी, और 30 वर्ष की उम्र में तो हमारे लिए एकदम नई पुस्तक जैसी साबित होगी, हमें उसमें और नया आनंद प्राप्त होगा। एट 40 वी शेल री रीड इट। 40 वर्ष की उम्र में हम पुनः उसका अध्ययन करेंगे। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस, वंडरिंग वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर। और हम आश्चर्य करेंगे कि इसके अंदर का जो ये सौंदर्य था, ये पहले हमें क्यों नहीं हमारे सामने प्रकट हुआ, और पहले हमने इसको क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं देखा। At 50 और 60 years of age, the same facts will repeat themselves। और 50 और 60 साल की उम्र में यही तथ्य अपने आप को, स्वयं को दोहराएंगे। यानी 50 और 60 साल की उम्र में हम जब उसको फिर से पढ़ेंगे, फिर से उसके अंदर की कुछ बातें निकल के आएगी जो हमने पहले हम जिसको देख नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे। A great book grows exactly in proportion to the growth of the reader's mind। यहाँ लेखक देखिए समराइज करते हुए लास्ट में कहते हैं कि एक महान पुस्तक जो होती है वो पाठक के मस्तिष्क के विकास के समानुपात में विकसित होती है। उसी तरह से मतलब विकसित होती जाती है जैसे पाठक का, रीडर का जो दिमाग विकसित होता है। 30 साल में उसका जैसा दिमाग होता है, जैसा वो पढ़ पाता है, उससे आनंद प्राप्त करता है। 40 साल में जैसा उसका दिमाग होता है, वो और ज़्यादा उससे कई चीज़ें निकाल के लाता है। तो महान पुस्तकें जो होती है वो पाठक के दिमाग के अनुसार, उसी अनुपात में जो है विकसित होती चली जाती हैं। तो आशा है आपको ये पाठ जो है भली भांति समझ में आ गया होगा। और पाठ में जो निहित जो कुल मिला के 3 तरह के जो प्रश्न बनते हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक महान समालोचक में और एक सामान्य आदमी में क्या अंतर होता है। एक महान समालोचक, ग्रेट क्रिटिक किस प्रकार से पढ़ता है और सामान्य आदमी किस प्रकार से पढ़ता है। एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है और इसके अंदर ये सारा कवर हो जाता है। दूसरा ये होता है कि एक महान पुस्तक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो इसके कई तरह के प्रश्न होते हैं कि महान पुस्तक की ग्रेटनेस को आप कैसे डिफाइन करोगे, अच्छी किताबों में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आप पढ़ते समय किस प्रकार की किताब पढ़ोगे, या ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। तो ये सब प्रश्न जो है, इन सब का एक ही उत्तर आता है कि एक महान पुस्तक की विशेषताएं आप 5-6 पंक्तियों में आप सामने रख दें कि इसके अंदर ये पंक्तियां होती है। तो प्रश्न कई तरह के बनते हैं लेकिन उत्तर इसी तरह से आ पाएगा। और एक जो बनता है कि पढ़ने का जो तरीका जो लेखक ने शुरू में बनाया था वो क्या होता है, वो आपके क्रिटिक और कॉमन मैन के अंतर को जब आप डिफाइन करोगे तो उसके अंदर उसका उत्तर आ जाएगा। तो ये मुख्यतः ये 2 प्रश्न ही बनते हैं और इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर
जो 60 to 80 वर्ड्स में बनते हैं उनके आप दे पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।